नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। आज है वर्कशीट 39 2-10-20। कमाल की डेट है 2-10-20। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बल तथा गति के नियम। गति का पहला नियम चल रहा है, गति के दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम हम पढ़ेंगे। देखो इन्होंने फिर भाग नहीं लिखा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पता है भाग 2 चल रहा है। इससे पहले भाग 1 हम कर चुके हैं 38 में, फिर 39 में। बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। इसमें हमने बल पढ़ा था। अब इसमें गति का पहला नियम, फिर गति का दूसरा नियम, फिर गति का तीसरा नियम। इसके 3 वर्कशीट तो पक्की आएगी और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे। इसको शुरू करने से पहले आप अपने सपोर्टिंग मटेरियल एक बार देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, कैसे कैसे चल रहे हैं। सहायक सामग्री 2020-21 विज्ञान। और इसका चलते हैं इस अध्याय, कौन से अध्याय पे है आपको पता है? पलट जाओ भाई जल्दी से। ये चल रहे हैं अब ये हम अध्याय 9। ठीक है, बल तथा गति के नियम। और ये आपका है 127 पृष्ठ पर। तो खुल जाओ 127 फटाक से। 127 ये रहा 127। ठीक है, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम ये। ठीक है, अभी देखो इसका भी अभी एक भी आपके पास कोई सूत्र नहीं आया है, नहीं इस वर्कशीट में है। तो न्यूटन के गति के नियम 3 न्यूटन के नियम होते हैं। गति का प्रथम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम न्यूटन के अनुसार। ये आप पढ़ चुके हैं। संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल लगाते हैं तो परिणाम 0 होता है। असंतुलित बल लगाते हैं तो यह वस्तु अपनी अवस्था छोड़ देती है, मतलब आगे पीछे हो जाती है असंतुलित बल के कारण ही। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति का प्रथम नियम। गति का दूसरा नियम बाद में पढ़ेंगे, गति का तीसरा नियम भी बाद में पढ़ेंगे अगले वर्कशीट में। तो गति के प्रथम नियम में जड़त्व और द्रव्यमान है। ठीक, ओके, तो इसमें इतना ही है। तो उम्मीद है हम कैसे चल रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए हम अपने आते हैं वर्कशीट की तरफ। तो इसमें से एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा भी चीजें दे रखी हैं जो आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है चलती बस में ब्रेक लगाने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? झटका क्यों लगता है भाई? अभी झटका भी लगेगा, क्यों लगेगा अभी आपको पता चल जाएगा। हम धीरे से पढ़ते हैं। उत्तर हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो तो वस्तु उसी गति में बनी रहती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का, याद रखना, जड़त्व का नियम नहीं समझ में आया तो नीचे एक और है, वहां पे समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके वर्कशीट का क्वेश्चन भी है, ये नीचे में दूंगा और अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। समझ में आया? किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति, चल रहा है या तो रुका हुआ है, दोनों में से कोई एक अवस्था है, यदि उसका परिवर्तन का विरोध करता है, जो इसके परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। चलती बस, याद रखना 2 प्रकार की हम पढ़ेंगे चलती हुई बस में। तो चलती हुई बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है। देखो जैसे जो बस चल रही है, इसके अंदर जितने भी यात्री बैठे सब गतिशील में है ना, होता है। लेकिन अचानक, अब बताओ, ब्रेक लगेगा। अब अचानक कोई बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगेगा तो हम आगे आएंगे या पीछे जाएंगे? बताइए। बिल्कुल सही, हम आगे की तरफ जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग तो बस के साथ गतिशील था, इसलिए बस में ब्रेक लगने पर भी हम बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। कहने का इसका यह तात्पर्य है, जब ब्रेक लगता है, जैसे आपने बताया ना, जब से ब्रेक लगता है तो हमारा जो ऊपरी हिस्सा होता है वह भी गतिशील रहता है कुछ समय के लिए और वह आगे चला जाता है। इसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। देखो आ गया ना, आगे की तरफ। यदि इस प्रकार जब बस रुकी है, तो बताइए, अब बस रुकी है, अब चलेगी तो झटका किस तरफ लगेगा? हमारा जो शरीर होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है ना, हल्का सा पीछे की तरफ। तो वही है, जब याद रखना दोनों है, बस चल रही है तो ब्रेक लगेगा तो हमारा शरीर आगे की तरफ जाता है। बस रुकी हुई है, अब चलना शुरू कर रही है तो ये झटका पीछे की तरफ लगता है। दोनों अलग अलग बात है, ध्यान से पढ़िएगा। जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों और क्या, उसमें कोई खास थोड़ी ना है यार, सभी सवारियों उसमें कोई शक्तिमान थोड़ी ना है। सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई,
बस तो फटाक से बस तो चली गई, लेकिन उसके जो अंदर थे वो तो रुके हुए थे ना। चली गई। सवारियों के लिए क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहते हैं। ठीक, देखो जैसे यहाँ आप इसे समझ सकते हैं, एक होनहार बच्चा जैसे ये स्पीड में आ रहा है, अब इसकी स्केटबोर्ड इससे टकरा जाती है। स्केटबोर्ड के ऊपर और स्केटबोर्ड के नीचे दोनों गतिशील अवस्था में है, लेकिन जैसे इससे पत्थर से टकराती है, इसके स्केटबोर्ड तो आपका विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये बच्चा तो गतिशील अवस्था में होता है। फिर डाई मारता हुआ उधर उधर नहीं दिखाया, पता ही होगा आपको इसके साथ क्या हुआ होगा। अब इस वाले को देखिए, अब ये व्यक्ति बिना हेलमेट के और बंद चला बिना हेलमेट के बाइक लेकर दक 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 करते हुए जा रहे हैं। भाई साहब का ब्रेक नहीं लगा और ये दीवार से टकरा गए। अब बाइक तो रुक गई, लेकिन भाई साहब तो गतिशील अवस्था में है ना, तो ये भाई साहब उड़ते 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 दीवार को उस पार चले गए, बाइक यहीं रहेगी। अब इनके सर का तरबूज का क्या हुआ होगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ समझिएगा बाइक स्थिर अवस्था में आ गई, लेकिन जो व्यक्ति इसके ऊपर बैठा था वो गतिशील अवस्था में था, इस वजह से वो आगे निकल जाता है। ठीक, आगे आते हैं। देखिए जड़त्व का ये नियम है, यहाँ से तो आराम समझ सकते हैं। जड़त्व, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। कहने का मतलब दो वस्तु है आपके पास, जड़त्व का जैसे तो आपके पास दो वस्तु है, जिस पे जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा ना, आप इसे वजन से फिलहाल समझ सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और वजन में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे आप द्रव्यमान को वजन से समझ सकते हैं। जिसमें ज्यादा वजन होगा, जिसमें ज्यादा द्रव्यमान होगा, वह वस्तु का जो क्या है जड़त्व होगा वो अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। दोनों में देखिए इसमें ज्यादा है तो इसका जड़त्व ज्यादा होगा, क्योंकि इसको विरामावस्था में आगे पीछे करने में थोड़ा सा अधिक प्रयत्न करना पड़ा है, जबकि इसके लिए कम करना पड़ता है। तो ठीक है, वही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। भारी वस्तु का, अरे वाह, अगले में तो इन्होंने यही लिख दिया, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा। अरे तो भाई साहब घुमा के क्या लिखना है, भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, हल्की वस्तु का जड़त्व कम होगा, बात खत्म। जिसे हिलाने से अधिक बल की आवश्यकता होगी, ज्यादा वाले को अधिक बल लगेगा, कम वाले को कम बल लगेगा। अब आते हैं न्यूटन के नियम पर। न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं। तो देखिए ये आपका वर्कशीट में भी है। ठीक है, अरे यार वर्कशीट कितनी बार याद रहेगी मेरे को, सहायक सामग्री सपोर्ट मटेरियल में। ठीक है, यहाँ से 6 है और यहाँ पे भी कुछ चीजें, इस वालों को पढ़िए। अगर ये चीज आपको पॉइंट नहीं समझ में आती तो पेज नंबर 130 पे जाइएगा, दैनिक जीवन में न्यूटन का गति का नियम, इस नियम को पढ़िएगा, काफी अच्छे समझ में आएगा। गीले कपड़े को, यहाँ पे गीले कपड़े वाला नहीं है। ठीक है, और ये आपका क्या है, कारों की सीट बेल्ट, यात्रियों को अचानक ब्रेक लगाने, ऐसे पढ़ता हूँ फिर आपको लास्ट में ये वाला बता दूंगा। एक पेड़ की शाखा की तीव्रता से हिलने पर पत्तियां का झड़ना, उत्तरी, देखो अलग अलग है भाई साहब, ये का इन्होंने एक ही में लगा दिया, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। ओके, जब पेड़ की शाखा की तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना, जैसे हम शाखा को हिलाते हैं ना किसी डाली वगैरह को, तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो झड़ने लग जाती हैं, गिरने लग जाती हैं। इसी वजह से, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं विरामावस्था में होती हैं, जो उसकी डालियां होती है गतिज अवस्था में हो जाती है, जिस वजह से वो टूट जाती हैं। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारी को आगे या पीछे गिरना या झटका लगना होता है। कई बार देखा ना बाइक वगैरह में कोई तेजी से जूम से तेजी से कर देता है, जो पीछे हुआ बैठा हुआ एकदम से पीछे की तरफ गिरने से बच जाता है, अलग से डांट खानी पड़ती है, ओए ओए आराम से आराम से आराम से आराम से चला। देखा ना बाइक वगैरह मुझे जब रेस तेज देते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। तो विरामावस्था में जब गतिज अवस्था में जाते हैं तो ठीक है, तो जो हमें झटका है पीछे की तरफ लगता है। ओके, इज दैट क्लियर? ध्यान से लाइएगा आप लोग बाइक, और आराम से, पापा को बिठा के तो और ध्यान से, नहीं तो रास्ते भर डांट वाट पड़ती रहती है। तो 3 नंबर, कालीन चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। जैसे कालीन चादर को हम पीटते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पीटते हैं तो धूल विरामावस्था में रहती। क्वेश्चन देखो ऐसे भी आता है, कालीन को अगर डंडे से पीटते हैं तो विरामावस्था में और गतिशील अवस्था में कौन कौन सी है। क्वेश्चन देखो ऐसे करके आया हुआ है, याद रखना। तो आप कहोगे फिर पेपर दिखा दो ना, इतना जरूरी है तो कोई बात नहीं, हम पेपर लेके बैठे हैं भैया, इससे कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, ये रहा मार्च 2020, ये एसए 2 का पेपर है। ठीक है, 9th क्लास का ही है, एसए 2 का पेपर है। इसमें देखिए सीधे एक एक नंबर में आया हुआ है, गिव द रीजन।
ठीक है। जब कोई बस अचानक गतिशील होती है तो यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं? तो कैसे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि न्यूटन के पहले गति के नियम के हिसाब से इसमें क्या होता है, एकदम से झटका पीछे की तरफ लगता है। ये नियम कौन सा है? न्यूटन के गति का पहला नियम। और जो यात्री बैठा होता है वह स्थिर अवस्था में होता है, जबकि बस अचानक गतिशील हो जाती है, इस वजह से उसे पीछे की तरफ झटका लगता है। क्रिकेट ये वाला बाद में आएगा। कार में सीट बेल्ट का उपयोग क्यों होता है? ठीक है, अब ये देखिए, ये याद रखना, ठीक है। मैं आपको पेपर में दिखा रहा हूँ, ये वाला है आपका, कहाँ चला गया, ये रहा। कार में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है। आप अचानक से पता ना सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है? सीट बेल्ट क्योंकि वहाँ पे कई बार हमें ब्रेक जल्दी लगाना पड़ता है ना, कई बार तेजी से ब्रेक लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें झटका ना लगे। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है, कार में सीट बेल्ट का उपयोग क्यों करना पड़ता है? तो हमें झटके से बचने के लिए कार में सीट बेल्ट का उपयोग करना पड़ता है। आप कहोगे इसमें इतना इतना क्यों लिखना है? इतना इतना इस वजह से लिखना है क्योंकि 5 देने हैं इसे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हैं ये आपके, और सब एक एक नंबर, तो एक एक लाइन के देंगे ना, ज्यादा होते तो फिर ज्यादा नंबर के लाइन में देते इसे। किसी गतिशील बस में कूदने वाला यात्री आगे की ओर क्यों गिरता है? ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी छड़ी से दरी को पीटने पर धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं? देखिए आ गया, किसी छड़ी से दरी को, अब दरी ले लिया, अब इन्होंने हलकटों ने क्या लिया था यहाँ पे, दरी, कालीन और चादर, डंडे को पीटने से धूल का अलग होना। अब ये आप कैसे लिखोगे? उदाहरण तो आ गया ना, अब दोनों को उदाहरण में क्या लिखना है? किसी छड़ी से दरी को पीटने पर धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं। अब मैंने यही चीज बता रहा था, क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको लिखना कैसे होगा? जब जब दरी को छड़ी से पीटते हैं तो उसके धूल के कण विरामावस्था में होते हैं, जबकि दरी गतिशील अवस्था में आ जाती है, इस वजह से धूल नीचे की तरफ आसानी से गिर जाते हैं। अगर आप ये नहीं लिख पाए तो इतना तो लिख दीजिए, गति के और न्यूटन के पहले गति के नियम के अनुसार, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर? अब ये देखिए, अब इसमें कुछ और भी आएगा, गति के द्वितीय नियम के एक सूत्र लिखिए, व्युत्पन्न कीजिए, ये भी आपको बताया जाएगा मजे मजे में। अरे फुल पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से, मस्ती में। आगे बढ़ते हैं। प्लेट में कप को रोकने के लिए खाखा बनाना, ठीक है। मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना इत्यादि। अरे मतलब वही, जब ऐसे से ठोकते हैं ना तो जो उसकी लोहा होती है ना वो नीचे तरफ चली जाती है, जबकि डंडी वहीं रहती है, ये बताने का मतलब है। तो चलिए, बहुत बच्चों को इंतजार होगा आपका ये पढ़ने के लिए। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। किसको? जड़त्व को। काफी सिंपल है, तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे, जड़त्व किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जिसके द्वारा यह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व मतलब जड़ा हुआ, जड़ की बाती एकदम डटा हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एकदम पेड़ पौधे की तरह गड़ गया है, इसमें अपने परिवर्तन का होने का विरोध करता है, इसी को जड़त्व कहते हैं। थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं जड़ के साथ, जड़त्व मेरे ख्याल से उसी से बनाया गया होगा। चलो कोई नहीं, अगला पढ़ते हैं। गति का पहला नियम और उदाहरण सहित लिखिए। लोग गति का पहला नियम लिख लेते हैं, बहुत सारे नियम है। गति का पहला नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो, ठीक है। अगर ये आप या तो रट्टाफिशन कर सकते हैं पूरा, ठीक है, रट्टाफिशन के लिए मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन इसे समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो जो सब ये सब चीज है ना, इस वाले में क्यों होता है, तो अब ये चीज लिख दीजिएगा। और जो ये मैंने पेपर दिखाया है ना, याद रखना ये एसए 2 का है, और ये लेकिन जो आपका चल रहा है एसए 2 का पेपर है, जो फिलहाल एसए 1 होगा, एसए 2 का, और ये मैंने अभी टेलीग्राम पे अपलोड नहीं किया है, इसे कर दूंगा जब एसए 2 आएगा तो इसे भी अपलोड कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, ये मत कहिए कि डिट्टो ऐसे ही आएगा, इसीलिए चीजों को समझा जाता है, न कि रट्टाफिकेशन किया जाता है। धन्यवाद। किसी रुकी हुई बस में के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारी किस तरफ झटका महसूस करेगी, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं, देखो ये भी एक नंबर में आया है, देखो ये रहा, जब कोई बस अचानक गतिशील होती है तो यात्री पीछे की ओर क्यों गिरते हैं, बताओ, देख लो। अब ये आ गया है एक नंबर, तो ये रहा इसके आंसर, ठीक है। किसी बस के अचानक गतिशील होने पर उसमें खड़े सवारियां पीछे की ओर
एक झटका महसूस करेगी। ऐसा जड़त्व के कारण होता है क्योंकि बस को अचानक गतिशील हो गई पर सवारी तो वहीं रह गई। जड़त्व के कारण कुछ समय तक विराम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, देखो हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक चीज को बार बार पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है ये चीजें आपको याद तो हो ही जाएगी। और याद रखना पेपर में आई हुई चीजें तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट वैसे भी है क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स। हाँ, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा? कार का, बस का, साइकिल का, मोटर का, साइकिल का, ठेला का या गाड़ी का? तो जड़त्व किसका अधिक होगा? जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। मैंने कहा ना, द्रव्यमान अगर आप भूल जाएं तो इसको वजन से नाप लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना वजन और द्रव्यमान में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप जो बच्चा भूल जाता है तो द्रव्यमान को वजन से ले, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे द्रव्यमान, अरे क्या होता है, इंग्लिश में मास बोलते हैं द्रव्यमान को। तो कार और बस में द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? कार का, क्योंकि BMW है, अरे यार नॉर्मल कार है ये, ठीक है, या USA वाले प्रेसिडेंट की कार है, उसकी कार बहुत वजन होती है बस से भी ज्यादा। तो यहाँ नॉर्मल लेके चलेंगे तो इसमें बस आएगा। टेंडन। दूसरा, साइकिल व मोटरसाइकिल, किसका द्रव्यमान अधिक होगा? साइकिल का से मोटरसाइकिल का। इसमें तो मोटर भी फिट कर दिया गया है तो मोटर का ही मोटरसाइकिल होगा। और ऐसे मोटरसाइकिल पता है हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या? बाइक, बाइक, बाइक। और ठेला, गाड़ी व रेलगाड़ी। अब देखो इसमें तो ठेला ज्यादा बढ़ गया, तो ये होगा ज्यादा। बताइए, ठेला गाड़ी या रेलगाड़ी? मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रही है, कोई बच्चा बता सकता है रेलगाड़ी या ठेला गाड़ी का के द्रव्यमान में कौन सा ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से रेलगाड़ी में डब्बे ज्यादा होते हैं इस वजह से, और ठेला गाड़ी में 4 ही पहिए होते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जो ठेला गाड़ी होती है वो उसका द्रव्यमान कम होगा और रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक होगा। तो इसके लिखेंगे किस प्रकार? इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर, जड़त्व अधिक होगा, जड़त्व कम होगा। बस का जड़त्व अधिक है, मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक है, रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक है। जड़त्व कम होना, ठीक है, जड़त्व का कम होना, तो कार का कम है, दोनों का कंपेयर में, साइकिल का कम है, ठेला गाड़ी का कम है। उम्मीद है हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देख लिए आप कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड को भी बताइए ताकि उनको भी सीखने के लिए कुछ नया मिले। ठीक है, इससे क्या होता है, शिक्षा को जितना बांटेंगे उतना बढ़ती है। ठीक है, तो हमारी सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अरे यार, पोल याद आ गया, तो पोल दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए पोल, ठीक है, ये आपका पोल है। तो घर्षण बल हमेशा गति के डैश डैश दिशा में कार्य करता है। कक्षा 9 का था, देखो दोनों सब कुछ चीजें लिख देता हूं तो आपको आसानी हो, ताकि मुश्किल न हो। कक्षा 9 का है, बल तथा गति के नियम में से लिया गया है। अरे भाई के मध्यम क्यों हो रहा है भाई, तेजो। हाँ, तो इसके 4 ऑप्शन थे। समान किताब, तो कहने का ये मतलब देखो 92% बच्चों के सही जवाब थे। ठीक है, 1500 वोट दिए गए थे, लाइक्स इतने आए हैं। और देखिए किन किन बच्चों का यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ जल्दी से। अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में, ठीक है, तान्या गुप्ता, दीपक, कन्हैया लाल, ठीक है, अशोक, ठीक है, और बच्चों का नाम है रामलाल प्रजापति, ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काजल कुमारी। इन बच्चे का ज़्यादातर हमारे वीडियो पे कमेंट आता रहता है, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और भी बच्चे हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं, ऐसे नहीं है। माई आंसर इज राइट, देखिए अब इनका कैसे, देखो जो आप वोट देते हो ना वो आपको आंसर उसका पता चलता है। ठीक है, ये रहे बच्चों को कमेंट। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ऋतु सर विपरीत दिशा में इज राइट, तो मैंने इनका जवाब भी दिया होगा, देख लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, तो ये आपका इनका आंसर था। ठीक है, और बच्चे क्या है, कौन कौन से हैं? अपोजिट साइड, आंसर सी। काफ़ी ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये आपकी रिवीजन भी हो जाती है। ठीक है, राजेश गुप्ता, बस इन्होंने ज्योति लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन के आंसर कहाँ है इनका? ठीक है, रचना शर्मा, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है, विपरीत दिशा, इनका भी सही है। ठीक है, कमलेश देवी, ठीक है, आंसर सी, ठीक है, आंसर सी में ही था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने दिया था, तो 92% बच्चों का सही है। देख रहे हो अभी भी और बच्चे मतलब गलत करके आ रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप अपने प्रश्न के उत्तर पर कॉन्फिडेंट रहें, दूसरों के चक्कर में जाएंगे। देख रहे हो मतलब 8% ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी गलत कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी उनको थोड़ी सी स्टडी पे और फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।